रहे हैं। स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में मानवीय प्रयास से कई अन्य क्षेत्रों की तरह व्यक्तिगत मैनेजमेंट में भी एक पैटर्न विकसित हुआ है, जिसको अमेरिकी लेखक एल्विन टॉफलर ने लहर यानी वेव्स की संज्ञा दी। ये पैटर्न एक के बाद एक आते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। उदाहरण के लिए समाज के विकास में पहले कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उसके बाद सूचना क्रांति का आगमन हुआ यानी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। हर क्रांति ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगति की लहर को बनाया। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी हर पीढ़ी हमें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए आगे बढ़ाती है। नोट और चेकलिस्ट पहली लहर या वेव या कह लें पहली पीढ़ी के सूचक थे। दूसरी पीढ़ी को कैलेंडर तथा अपॉइंटमेंट बुक से पहचाना जा सकता है। तीसरी पीढ़ी वर्तमान टाइम मैनेजमेंट क्षेत्र को दर्शाती है। ये पुरानी पीढ़ियों के विचारों में प्राथमिकता का महत्वपूर्ण विचार जोड़ती है, यानी इसमें जीवन मूल स्पष्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर कामों के महत्व की तुलना की जाती है। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी वर्तमान टाइम मैनेजमेंट क्षेत्र को दर्शाती है। ये पुरानी पीढ़ियों के विचारों में प्राथमिकता का महत्वपूर्ण विचार जोड़ती है, यानी इसमें जीवन मूल स्पष्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर कामों के महत्व की तुलना की जाती है। इसके अलावा ये पीढ़ी लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। छोटे लक्ष्य, बड़े लक्ष्य और बहुत बड़े लक्ष्य। ये पीढ़ी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपना समय और ऊर्जा लगाने पर जोर देती है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए इनके पास एक स्पष्ट और विशिष्ट योजना होती है। हालांकि तीसरी पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पीढ़ी में लोगों को ये एहसास होने लगा है कि समय निर्धारण और समय का नियंत्रण अक्सर उल्टा परिणाम देता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कार्यक्रमों और योजनाओं से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उनकी वजह से वो बहुत पूर्व नियोजित और खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगे थे। वो मूल्यहीन वस्तुओं के साथ साथ मूल्यवान वस्तुओं को भी छोड़ते जा रहे थे और फिर से पहली या दूसरी पीढ़ी की तकनीकों की ओर लौटते जा रहे थे। परंतु अब एक चौथी पीढ़ी का उदय हो रहा है। इसकी प्रकृति बिल्कुल ही अलग है। ये मानती है कि दरअसल टाइम मैनेजमेंट वाक्यांश ही गलत है। ये पीढ़ी मानती है कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा चुनौतीपूर्ण खुद का प्रबंधन करना है और संतुष्टि किसी चीज को चाहने और उसे हासिल करने में भी है। चौथी पीढ़ी ने चीजों को दो अलग मायने दे रखे हैं, अति आवश्यक और महत्वपूर्ण। अति आवश्यक का अर्थ है कि काम को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, अभी के अभी करो वाला काम है ये। अति आवश्यक चीजें हमसे तत्काल काम करवाती हैं। फोन की बजती घंटी अति आवश्यक है। अधिकांश लोग इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि फोन की घंटी बजती रहने दी जाए। आप अच्छी तरह तैयार होकर किसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए किसी के ऑफिस में गए हों। मान लीजिए जब आप वहां बैठे हों तभी फोन की घंटी बजने लगे, तो आमतौर पर आप उस व्यक्तिगत चर्चा से विराम लेकर अपने मोबाइल फोन को पहला स्थान देंगे। अति आवश्यक मामले आमतौर पर साफ नजर आते हैं। वो हम पर दबाव डालते हैं, हम पर काम करवाने पर जोर देते हैं और हम अति आवश्यक मामलों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी ओर महत्वपूर्ण का संबंध परिणामों से है। इसी के संदर्भ में लेखक स्टीवन आर कोफी अपनी पत्नी सैंड्रा के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं, कुछ समय पहले मेरी पत्नी सैंड्रा को एक सामुदायिक समिति की अध्यक्षा के रूप में काम करने का आमंत्रण मिला। सैंड्रा के पास पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण काम थे, इसीलिए वो इस नए काम को नहीं करना चाहती थी। बहरहाल सैंड्रा ने इसे करने का दबाव महसूस किया और अंततः सहमत हो गई। फिर सैंड्रा ने अपनी एक प्रिय सहेली को फोन करके पूछा कि क्या वो भी इस समिति में काम करेंगी। सहेली ने काफी देर तक उनकी बात सुनने के बाद कहा, सैंड्रा, ये बहुत बढ़िया और सचमुच प्रशंसनीय काम लग रहा है। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझे इससे जुड़ने का आमंत्रण दिया। तुम्हारे इस आमंत्रण से मैंने खुद को गौरवान्वित महसूस किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगी। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आपके इस आमंत्रण के लिए सदैव आभारी रहूंगी। सैंड्रा हर तरह की प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर सैंड्रा मेरी तरफ मुड़ी और आह भरते हुए बोली, काश मैंने भी ऐसा ही कहा होता। इस घटना से लेखक स्टीफन आर कोवी ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आपको महत्वपूर्ण सेवा कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण काम है,
लेकिन आपको यह फैसला करना होगा कि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। साथ ही आप में बाकी सभी चीजों को अच्छी तरीके से मुस्कुराते हुए बिना क्षमा मांगे नहीं कहने का साहस होना चाहिए। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके भीतर इससे बड़ा एक हां आपको प्रेरित करता है। ध्यान रहे, अच्छा अक्सर सर्वश्रेष्ठ का शत्रु होता है। अगर आप अपने जीवन की स्पष्ट और अति आवश्यक चीजों के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हमेशा किसी न किसी चीज को नहीं कहना पड़ेगा। हम हर दिन चीजों को हां या नहीं कहते हैं। आमतौर पर हम ऐसा दिन में कई बार करते हैं। सही सिद्धांतों का केंद्र और हमारे व्यक्तिगत मिशन पर फोकस हमें बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम ये निर्णय प्रभावकारी तरीके से ले सकें। अधिकांश लोग कहते हैं कि उनका प्रमुख दोष अनुशासन की कमी है, लेकिन अधिक गहराई से विचार करने पर यह मालूम होता है कि ये सही नहीं है। दरअसल मूल समस्या यह है कि उनकी प्राथमिकताएं उनके दिलो दिमाग में गहराई से नहीं बोई गई हैं। तो कुल मिलाकर कहने का सार यही है कि हमें सही समय पर सही स्थान पर नहीं का चुनाव आना चाहिए। अपनी सही प्राथमिकता को चुनें। सही समय पर कहा गया ना हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक चीजों के लिए हां बनता है, और यही अति प्रभावकारी व्यक्ति की तीसरी आदत है, यानी पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का हिस्सा है ये। तो दोस्तों, इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम बात करेंगे उस चौथी आदत की जिसको अपनाकर आप एक प्रभावकारी व्यक्तित्व बन सकते हैं। अच्छा, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।